ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स और सिविलियंस जो है वो डिटेन हो गए थे इंडिया में, और ये लार्जेस्ट फिगर है वर्ल्ड वॉर टू। टेबल के तौर पे एक बात डिस्कशन हो और उससे एक सिंसेरिटी से उसमें दोनों साइड से एक जो है वो उसमें एडमिशन ऑफ फॉल्ट अगर किया जाए दोनों साइड से, और फिर ताकि वो उसमें वो ट्रस्ट बिल्डअप करने में आसानी। 2023 में अगर देखें तो वो बेयरली डबल हुई, जबकि दोनों साइड्स की इकोनॉमी जो है वो मोर देन 30 टाइम्स ग्रो हो गई, मगर जो ट्रेड थी वो ऑलमोस्ट बेयरली डबल, जैसे मैंने कहा, हुई 600-700 मिलियन। कश्मीर डिस्प्यूट जो है वो कंटिन्यू हुआ, एक्चुअली एस्केलेट किया थ्रू आउट 1970s 80s। तो एग्रीमेंट हुआ था कि ऑल डिस्प्यूट्स जो है वो अब से वो रिजॉल्व होंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल। इन दोनों मुल्कों ने उस शिमला एग्रीमेंट को अपने ट्रू सेंस में उसका पासदारी की होती तो क्या हमें एक फ्यूचर मिलता आज से जो डिफरेंट होता। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो 1971 की जंग थी, उसे ऐसी भी जंग कहा जा सकता है जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नक्शा बहुत हद तक चेंज कर दिया। हम सबको पता है कि इस जंग के नतीजे में 93,000 के करीब पाकिस्तानी सोल्जर्स का ने सरेंडर किया, बांग्लादेश की पैदाइश हुई और इंडिया जो है उस वक्त एक रीजनल पावर के तौर पर उभरा। इस जंग के ऑलमोस्ट 6 महीने बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसे शिमला एग्रीमेंट के तौर पे जाना जाता है, और ये सोचा जा रहा था उस वक्त कि वो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के दरमियान एक टर्निंग पॉइंट होगा। आज हम इस वीडियो में थोड़ा उस बारे में बात करेंगे, स्पेशली इस बारे में कि अगर इन दोनों मुल्कों ने उस शिमला एग्रीमेंट को अपने ट्रू सेंस में उसका पासदारी की होती तो क्या हमें एक फ्यूचर मिलता आज से जो डिफरेंट होता। तो आज थोड़ा सा ऑल्टरनेट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जिसमें व्हाट इफ कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा और उसमें थोड़ा डेटा हिस्ट्री और सपोर्ट से भी सपोर्ट करूंगा। मगर इससे पहले ज़रा शुरू करते हैं ज़रा थोड़ी सी बैकग्राउंड शिमला एग्रीमेंट की, और फिर उस पर आएंगे ऑल्टरनेट हिस्ट्री पे। तो अगर हम आफ्टर मैथ देखें 1971 का, उससे शुरू करें और थोड़ी सी कैजुअलिटी और लॉसेस की बात करें इस वॉर में, तो इंडियन साइड पे अगर हम देखते हैं तो ऑफिशियल फिगर्स के तौर पे और ऑलमोस्ट 3,800 लोगों की डेथ हुई थी। उसमें आर्मी कैजुअलिटीज़ थी मोस्टली, और पाकिस्तानी अगर आर्मी कैजुअलिटीज़ और ऑफिशियल फिगर्स के तौर पे देखा जाए तो उससे मोर देन डबल थी। ऑलमोस्ट 8,000 जो है वो डेड लोगों की उसमें बात की जाती है। और जो थोड़ा सा वाइडली डिबेटेड स्टैट है वो है जो सिविलियंस जो है वो ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त जो था और मौजूदा बांग्लादेश उसमें है, और उसमें 3 लाख से ऑलमोस्ट 30 लाख की फिगर दी जाती है। प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जैसे मैंने शुरू में बताया, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स और सिविलियंस जो है वो डिटेन हो गए थे इंडिया में, और ये लार्जेस्ट फिगर है वर्ल्ड वॉर टू। रेफ्यूजीज़ की अगर हम बात करें तो इस वॉर के नतीजे में 10 मिलियन रेफ्यूजीज़ जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से फ्लड हुए इंडियन साइड पे। इकोनॉमिक कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कॉस्ट में इंडिया ने ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ 1971 में, और उस वक्त कॉरिस्पॉन्डिंग $3 बिलियन जो है उस वक्त की अमाउंट में इंडिया ने स्पेंड किए थे इस वॉर पे। और इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को फेस करना पड़े वो ऑलमोस्ट 54% जो उस वक्त की टेरिटरी थी पाकिस्तान की, ईस्ट पाकिस्तान के तौर पे, वो पाकिस्तान ने लूज़ की इस वॉर में। तो ये था थोड़ा सा बैकड्रॉप जिसके नतीजे में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। और इसके गोल्स पे अगर हम आए की गोल्स जो शिमला एग्रीमेंट के वो थे सीज फायर और विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स, और उसमें प्री वॉर पोजीशंस में जाने के ट्रूप्स की जो है वो एग्रीमेंट हुआ था। और सीज फायर लाइन को रीनेम कर दिया गया था एग्रीमेंट के नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर में। और ये जो एक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो था कि दोनों जो सिग्नेटरीज थे दोनों साइड्स के, जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तानी साइड से और इंदिरा गांधी इंडिया साइड से, उनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ था कि ऑल डिस्प्यूट्स जो हैं वो अब से वो रिजॉल्व होंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरली, कोई थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हम आज भी देखेंगे कि आज की दौर में भी वो पासदारी उसकी नहीं हुई और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बहुत आगे भुगतना पड़े। इसमें मैं ऑल्टरनेट हिस्ट्री पे भी आगे जाके बात पढ़ूंगा कि अगर ये हम इस पॉइंट को दोनों साइड्स पे उसकी पासदारी की जाती तो उससे ऑल्टरनेट हिस्ट्री कैसे हो सकती। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गोल था वो री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन थी, क्योंकि वॉर के नतीजे में काफ़ी अरसे से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप उस वक्त बंद थे। तो ये इसके नतीजे में, एग्रीमेंट के नतीजे में, ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप दोबारा से है इस्टेब्लिश हुए थे दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस एग्रीमेंट में लिखा गया था कि
एक दोनों साइड से कमिटमेंट होगी पीपल टू पीपल कांटेक्ट की, ट्रेड की और नॉर्मलाइजेशन की। और ये भी ऑल्टरनेट हिस्ट्री में जो आगे प्रेजेंट करूंगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं हुआ और इससे क्या, अगर ये रखा जाता और इसको किया जाता ट्रू एसेंस, तो इससे ऑल्टरनेट हिस्ट्री क्या लग सकती थी आज हमारे। तो ये तो मैंने अब गोल्स बता दिए। अब थोड़ा सा मैं बिफोर मैं ऑल्टरनेट हिस्ट्री पे आऊँ उसमें मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि ये क्यों ये एग्रीमेंट फेल हुआ। तो इसमें 4-5 वजह हैं। नंबर 1, लैक ऑफ ट्रस्ट, और ये लैक ऑफ ट्रस्ट था दोनों साइड्स पे। पाकिस्तान ने देखा जो इंडिया को होल्डिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो 93,000 मैंने बोला एज लेवरेज, उसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट आई। इंडिया की साइड पे ट्रस्ट डेफिसिट इस वजह से थी कि वो सोच रहे थे, एंटिसिपेट कर रहे थे एक रिवेंज फ्रॉम पाकिस्तान साइड आफ्टर दिस 1971 वॉर। उसके साथ साथ कश्मीर डिस्प्यूट जो है वो कंटिन्यू हुआ, एक्चुअली एस्केलेट किया थ्रू आउट 1970s 80s। तो उसकी वजह से भी बहुत डिफिकल्ट हो गया इस चीज़ को, शिमला एग्रीमेंट को, उसको ट्रू सेंस पे उसको वे करने के, पासदारी करने के। उसके अलावा जो कश्मीर के साथ साथ जो सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट हुए ओवर द इयर्स इन कमिंग डेकेड्स, उन्होंने इसको बहुत कॉम्प्लिकेट किया और शिमला एग्रीमेंट को जो है उसकी पासदारी, जैसे मैं कह रहा हूँ, उस पर करने से बहुत रुकावटें उसमें डाली। जैसे कि सियाचिन का जो कॉन्फ्लिक्ट था 1984 में, फिर कारगिल वॉर हुई 1999 में, और फिर उसके बाद जो 2001-2002 का बॉर्डर स्टैंड ऑफ था उसने भी इसको कॉम्प्लिकेट किया। इसके साथ साथ पाकिस्तानी साइड पे स्पेशली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी उसने ट्रस्ट डेफिसिट को बहुत कम किया। जो 1977 का पॉलिटिकल कू हुआ, ज़ियाउल हक आए, शिफ्ट किया फोकस को मिलिटराइजेशन में की तरफ पाकिस्तान में, उसने बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट किया। फिर सब्सिक्वेंटली जो अफ़गान वॉर में पाकिस्तान की सपोर्ट थी उसने इसको डायनामिक्स, पॉलिटिकल डायनामिक्स कम्प्लीटली चेंज कर दी और उसकी वजह से इस पर इम्पैक्ट हुआ। अब अगर हम इसको थोड़ा सा देखा जाए कि इसके वजह से इम्पैक्ट क्या हो सकता था ट्रेड पे और इकोनॉमी पे। अगर 1975 की मैं अगर थोड़ा सा स्टैट दूं आपको कि पाकिस्तान और इंडिया का 1975 में जो ट्रेड होती थी उस वक्त वो अराउंड 300 मिलियन थी, और अगर यही फिगर 2023 में अगर देखें तो वो बेयरली डबल हुई, जबकि दोनों साइड्स की इकोनॉमी जो है वो मोर देन 30 टाइम्स ग्रो हो गई, मगर जो ट्रेड थी वो ऑलमोस्ट बेयरली डबल, जैसे मैंने कहा, हुई 600-700 मिलियन। वर्ल्ड बैंक की 2018 की रिपोर्ट देखें तो पाकिस्तान इंडिया का जो ट्रेड पोटेंशियल है, एनुअल ट्रेड पोटेंशियल, वो $37 बिलियन का है, जबकि एक्चुअल ट्रेड है वो लेस देन $1 बिलियन है। तो ये अगर शिमला एग्रीमेंट का जो उसमें फाइनल गोल था कि ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगी, नॉर्मलाइजेशन की जाएगी, उसको ओबे नहीं कर सके, उस पर अमल दरामद नहीं कर सके, तो उसकी वजह से जो हिट और इम्पैक्ट आया, फर्स्ट मेजर इम्पैक्ट, वो ट्रेड साइड पे, इकोनॉमी साइड पे आया, दोनों मुल्कों को, एक मुल्क को नहीं, दोनों मुल्कों को आया। और जो उसकी वजह से डायरेक्ट अदर इम्पैक्ट आए, नेगेटिव इम्पैक्ट उसे मैं कहूँगा, वो डिफेंस एक्सपेंडिचर में आए। इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर अगर 2020 का लगा लें तो वो है थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली, $83 बिलियन के करीब है 2024 के फिगर में, और यही फिगर पाकिस्तान में देखा जाए तो $11 बिलियन के करीब है। वो ऑलमोस्ट कंट्री के जीडीपी का 7% है ऑफ इट्स बजट, जैसे लगा ले 7% ऑफ इट्स बजट। तो ये जो चीज़ें हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर, इसने दोनों साइड्स पे इम्पैक्ट किया है बहुत ज़्यादा। अब मैं ज़रा थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था ओरिजिनल गोल ऑफ दिस वीडियो, कि व्हाट इफ शिमला एग्रीमेंट हैड बीन फॉलोड इन इट्स ट्रू एसेंस। तो अगर हम शिमला एग्रीमेंट को ट्रू एसेंस पे फॉलो करते, उसके गोल्स को फॉलो करते दोनों साइड्स पे, तो ऑल्टरनेट हिस्ट्री आज हमें कैसी नज़र आ सकती थी, उसको मैं थोड़ा पेश करना चाहूँगा। पीस डिविडेंड अगर फॉलो करते तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो आज कैसे नज़र आता। तो इवन अ 20% डाइवर्जन ऑफ दिस डिफेंस बजट, जो मैंने आपको 2024 की फिगर्स पेश की दोनों साइड पे पहले, अगर उसमें से हम 20% भी दोनों साइड्स पे हेल्थ और एजुकेशन पे डाइवर्ट कर देते, तो उसकी वजह से हम दोनों साइड्स पे वी कुड हैव बिल्ट 10 मिलियन स्कूल्स सिंस 1972, 50,000 हॉस्पिटल्स, और इसकी वजह से एक एस्टिमेट के मुताबिक एटलीस्ट हम 150-200 मिलियन लोगों को दोनों साइड्स पे जो है वो गरीबी की जो सीमा या लकीर होती है उससे उठा सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो डिफेंस बजट पे हम दर्ज कर रहे हैं, और उसमें से मैंने सिर्फ 20% का ये स्टार्ट पेश किया। अगर हम 20% वो डाइवर्ट करके ह्यूमन डेवलपमेंट में लगा सकते तो उसका ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें आता कि हम 150-200 मिलियन पीपल जो हम लोगों के कॉम्बाइन है उसको हम उठा के पॉवर्टी से निकाल सकते थे। और अगर एक ट्रेड की तरफ मैंने जैसे पहले बात की, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट या ये जो हमारा पाकिस्तान इंडिया का जो रीजन है, तो लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है आई थिंक इन द वर्ल्ड। और इंट्रा रीजनल अगर ट्रेड की उसमें बात करें तो ये सिर्फ 5% ऑफ टोटल ट्रेड जो इसमें है वो हो रही है इस वक्त, और इसमें पोटेंशियल है वो इसमें हो रही है।
तो अगर तो अल्टरनेट हिस्ट्री अगर मैं पेश करूं उसमें थोड़ी सी, और 1972 के इस एग्रीमेंट के बाद अगर हम ट्रेड को नॉर्मलाइज कर लेते और उस गोल की तरफ जाते जो शिमला एग्रीमेंट में था, तो बाय 2025 एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो कुड हैव रीच टू मोर देन $50 बिलियन एनुअली। और इसकी वजह से जो हमें डायरेक्ट जो फ़ायदा है वो तो होना ही था, पर जो इनडायरेक्ट जो हम एक्सपेंडिचर्स देते हैं फ़ीस की सूरत में, कस्टम्स की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में, जो थर्ड पार्टीज़ को जैसे ये यूएई हो गया, और जो फैसिलिटेट करते हैं दूसरों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड को इस वक्त आज के दौर में, वो भी एक्सपेंडिचर हमें ना देना पड़ते और वो हम डाइवर्ट करके उसको हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट में अपनी साइड पे, दोनों साइड्स पे लेके आ सकते हैं। और आज जो पाकिस्तान का जीडीपी, मैं पाकिस्तान की हद तक बात करूँगा, पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो ऑलमोस्ट 375 है। वो कुछ ईजिली जो है वो 500 से अबव हो सकता था इस डायरेक्ट ट्रेड की रिलेशन में, डिफेंस सेविंग्स के नतीजे में। तो इसकी नतीजे में दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट होती और ऑब्वियसली इससे लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है, गेट आउट ऑफ पॉवर्टी। और जो थर्ड और थोड़ा सा इसमें इम्पैक्ट पेश करना चाहूँगा वो है जी कश्मीर का सोल्यूशन। अब इसमें मैंने गोल जो बताया था शुरू में कि एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था कि जी अब से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे विदाउट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हम अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे। इसकी सूरत में अगर हम दोनों पार्टीज अमल दरामद कर दी और 1970s में ही फोकस्ड एफर्ट के थ्रू कश्मीर का एक बायलैटरल एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन कर लेती, उसकी वजह से जो 1989 की इंसर्जेंसी हुई और उसके नतीजे में 40 इयर्स में जो थाउजेंड्स ऑफ लाइफ लूज हुई हैं, 70,000 तो इंडिया का एक स्टैट है, पाकिस्तानी साइड पे भी बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ लाइफ लॉस हुई हैं। तो वी कैड हैव बोथ प्रिवेंटेड दिस, और इससे बहुत ज़्यादा जो कश्मीरी दोनों साइड पे एग्जोडस हुआ है उनका, और वो भी प्रिवेंट कर सकते थे। जो एक ह्यूमन कैटास्ट्रफी है दोनों साइड्स पे, वो वी कुड हैव प्रिवेंटेड आफ्टर दिस बायलैटरल एग्रीमेंट और रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू। और लास्टली थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा जो न्यूक्लियर आर्म रेस हुई, तो दोनों साइड्स पे जो ट्रस्ट डेफिसिट था और थोड़ा सा इशू था कि जी दोनों साइड में कभी भी एक न्यू वॉर हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट जो कंटिन्यूसली आई जा रहे थे। अगर तो ये शिमला एग्रीमेंट को ट्रू एसेंस में फॉलो किया जाता तो जो न्यूक्लियर आर्म रेस हमें दूसरी साइड दोनों साइड्स में नज़र आई वो ना नज़र आती। उसकी नतीजे में जो फिर वंस अगेन हमने काफ़ी ज़्यादा जो इस पर एक्सपेंडिचर किया, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स किए इसके नतीजे में, और ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कॉस्ट थी उसकी वो भी इस पर बहुत ज़्यादा आई। तो साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कुड हैव बीन अ न्यूक्लियर फ्री जोन, प्लस इसकी वजह से जो कॉस्ट दोनों साइड पे जो बजट डाइवर्जन हुई वो हम अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट पे लगाया जा सकता था अगर तो ये शिमला एग्रीमेंट को उस तरह फॉलो किया जाए। फाइनली मैं थोड़ा सा एक और विशफुल थिंकिंग के तौर पे पेश करना चाह रहा हूँ कि जो हमारा सड़क है अगर तो उसमें पीपल कांटेक्ट होता, ट्रेड नॉर्मलाइजेशन होती, तो ये एक इकोनॉमिक ब्लॉक के तौर पर जो है वो सामने आया जा सकता था और इसकी वजह से जो वंस अगेन ट्रेड और जो ग्रोथ है उससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हो। तो आज हम इससे क्या लेसन्स ले सकते हैं? की लेसन्स जो हैं वो शिमला से और शिमला एग्रीमेंट के फॉल आउट से वो ये हम ले सकते हैं कि बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, स्पेशली इन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान और इंडिया, वो सिंसेरिटी और ट्रस्ट बिल्डअप उनमें बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि उनको जो फॉलो ऑन कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो उसमें जब भी आए तो उसको एक दोबारा उस पर एक राउंड टेबल के तौर पे एक बार डिस्कशन हो और उससे एक सिंसेरिटी से उसमें दोनों साइड से एक जो है वो उसमें एडमिशन ऑफ फॉल्ट अगर किया जाए दोनों साइड से, और फिर ताकि वो उसमें वो ट्रस्ट बिल्डअप करने में आसानी हो। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेसन है, पीस जो है वो आपकी ज़िंदगी बचाता है, पैसा बचाता है, बजट जो है आप सेव करता है फॉर डेवलपमेंट, फॉर एजुकेशन और फॉर डाइवर्शन टू हेल्थ इश्यूज़ और फॉर लिफ्टिंग आउट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो हम कंट्रीज़ अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम लोगों ने उस तरह से सीखा भी नहीं। तो ये एक मैसेज और एक अल्टरनेट मैं थोड़ा सा इस वीडियो में थिंकिंग आज देना चाहता था। और द क्वेश्चन आज मैं ये छोड़ के जाना चाह रहा हूँ कि पीस जो है वो हमने 1972 में रीच तो कर लिया, मगर पीस के नतीजे में जो एग्रीमेंट लिया उसको हम फॉलो नहीं कर पाए, और उसके वजह से आज अगर हमारे पास करेज क्या है टू चूज़ पीस अगेन, टू चूज़ डेवलपमेंट ऑफ आवर पीपल अगेन, टू चूज़ लिफ्टिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी अगेन, कि वो हम वापस उसी तरफ वॉर, कॉन्फ्लिक्ट और ट्रस्ट डेफिसिट की तरफ ही चलते रहेंगे और अपनी जनरेशन को वही उसी तरफ लेके जाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।